आज दिल्ली में मोदी विरोधी नेताओं का जमावड़ा लगा। मौका था टीएमसी के शहीद दिवस का, संबोधन था मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी का, लेकिन निशाना थे नरेंद्र मोदी। जी हां, आज ममता बनर्जी के साथ उनके संबोधन सुनने के लिए विपक्ष के वो तमाम नेता आज दिल्ली में पहुंचे जो 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से अबदस्त करने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर यह साफ हो गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ एकजुट होकर ही केंद्र की सत्ता से उन्हें हिलाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या 2024 में ममता बनर्जी चेहरा होंगी? क्या सभी क्षेत्रीय दल ममता बनर्जी के चेहरे पर मुहर लगाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या नरेंद्र मोदी को 2024 में हरा पाएंगे? यह रिपोर्ट देखिए, फिर महाभारत। ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, অপর এপ্রি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। 2024 में मोदी वर्सेस ऑल। आज हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए। मिशन 2024 में विपक्ष का बेड़ा पार करेंगी दीदी। बंगाल ने लड़ाई किया, महाराष्ट्र ने लड़ाई किया, हर स्टेट ने लड़ाई किया। ऐसा लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार है। विपक्ष का दीदी सहारा, मिलेगा किनारा। एक फंड बनाइए और एक फंड से अभी से प्लानिंग कीजिए। बंगाल में बीजेपी को मात देने के बाद दीदी अब मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई। 2019 लोकसभा चुनावों में मोदी की आंधी में उड़ा विपक्ष वैसे तो कई बार एक मंच पर जुट चुका है, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही हाथ लगी है। एक बार फिर से ममता बनर्जी मोदी विरोध की डोर से विपक्ष को एक करने में जुट गई। संदेश साफ है कि अगर बंगाल में बीजेपी को हार मिल सकती है तो दूसरे राज्यों में भी ऐसा किया जा सकता है। आज बंगाल दिखा दिया। आज हर स्टेट को मैं विनती करने चाहूंगी, हर लीडर लोगों को जाइए, आपको पार्टी को समझाइए, सब एक साथ में काम करने के लिए एक फंड बनाइए और एक फंड से अभी से प्लानिंग कीजिए। टीएमसी के इस कार्यक्रम में देश भर से कई दलों के नेता शामिल हुए। पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राम गोपाल यादव, शरद पवार, सुप्रिया सुले, मनोज झा, जया बच्चन, प्रियंका चतुर्वेदी, ये सब नेता वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। ममता ने इस कार्यक्रम में जो कहा उससे साफ है कि मौका भले ही शहीद दिवस का था, लेकिन एजेंडा 2024 चुनाव का। आज हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए। हमारा क्या सेल्फ इंटरेस्ट है वो हम भूलने चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट एक ही है, देश को बचाना। एक ही इंटरेस्ट है, जनता को बचाना। एक ही इंटरेस्ट है, हर स्टेट को बचाना, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाना। ममता के न्योते पर जिस तरह विपक्ष एक साथ आया, उससे सवाल ये उठता है कि क्या 2024 में मोदी को हराने के लिए विपक्ष ममता को अपना नेता मानेगा? क्या कांग्रेस और एनसीपी जैसे दल अपने मतभेद भुलाकर ममता को मोदी से मुकाबले के लिए समर्थन देंगे? बड़ा इवेंट है, सब एक साथ एक मंच पे आए। आप मानते अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यूनाइटेड ऑपोजिशन आना चाहिए और ममता बनर्जी शुड लीड दैट ऑपोजिशन में। मैं ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि शुड लीड। अगर वो लीड करना चाहेंगी तो उनको हमारा साथ होगा। मोदी के सामने बिखरे विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी चेहरे की है। विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं जिसे पूरा देश स्वीकार करे। शायद इसीलिए दीदी ने इस बार शहीद दिवस पर पश्चिम बंगाल के अलावा भी कई राज्यों में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गुजरात, यूपी, बिहार, दिल्ली सहित कई राज्यों में कार्यकर्ताओं को संबोधित करके ममता ने साफ संकेत दिए कि अगली लड़ाई बंगाल के बाहर लड़ी जाएगी। सबसे ज्यादा चर्चा पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में ममता बनर्जी की संबोधन की है। यूपी और गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और आज ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यूपी इज द बेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री। शर्म नहीं लगता है? कोई शर्म नहीं लगता है कि एक तो मेडिसिन नहीं देता है, वैक्सीन नहीं देते हैं। बंगाल के बाहर टीएमसी कितनी सफल होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बीजेपी ने इसे सियासी स्टंट करार देते हुए जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी का हाल वेस्ट बंगाल में 2024 में वैसा ही होने जा रहा है जैसा 2014 में हमारे यहाँ मायावती जी का हुआ था।
वो भी शून्य पर चली गई थी लोकसभा में, ये भी शून्य पर चली जाएंगी लोकसभा में। 2024 और 2019 लोकसभा चुनावों में विपक्ष के पास मुद्दे भी थे, नारे भी, पर कमी एक ऐसे नेता की थी जो मोदी को सीधे चुनौती दे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 2024 में ये कमी ममता बनर्जी पूरा करेंगी या फिर कोई और? इस रेस में नाम तो कई हैं, लेकिन 2024 में केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला एक नाम कौन सा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में जो सवाल मैं पूछ रही हूं वो ये 2024 लोकसभा चुनाव में होगा मोदी वर्सेस ऑल। सवाल ये कि मिशन 2024 में विपक्ष का बेड़ा पार कराएंगी ममता दीदी। सवाल ये पूछ रही हूं कि बिखरे विपक्ष को एक कर पाएंगी दीदी, क्योंकि इतनी दूरियां हैं, उन सबको पार करा पाएंगी। और सवाल ये कि 2024 में मोदी के सामने कौन चेहरा? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ सिकदर साहब। मेरे साथ जुड़ रही है राजनीतिक विश्लेषक ममता काले। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शुभांकर भट्टाचार्य जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस नेता अरुण त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर। मैं आपको आज सबसे पहले महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं कि आज कैसे दिल्ली में नरेंद्र मोदी विरोधी नेताओं का एक जमावड़ा लगा। वो नेता जो 2014 से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्हें सत्ता से अपदस्थ करना चाहते हैं और आज एक बार फिर वो मौजूद थे। मौका था टीएमसी का शहीद दिवस, संबोधित कर रही थी ममता बनर्जी। 3 बार पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज होने वाली ममता बनर्जी संबोधित कर रही थी। और वहां देखिए, मैं आपको दिखाती हूं उस जमावड़े में कौन कौन से नेता पहुंचे थे। सबसे पहले अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, सबसे पहले देखिए ये दिग्विजय सिंह को आप देख सकते हैं, आप पी चिदंबरम को देख सकते हैं, वहां पर बैठे हुए हैं संबोधन सुनने के लिए। किसका? ममता बनर्जी का। राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता वो वहां पहुंचे हुए थे। आरजेडी के नेता मनोज झा पहुंचे हुए हैं। देखिए सब इंतजार में हैं ममता बनर्जी का संबोधन सुनने के लिए। सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले वहां पहुंची थी। जया बच्चन पहुंची राम गोपाल यादव के साथ, यानी कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे राम गोपाल यादव और जया बच्चन। खुद शरद पवार वहां पर बैठे हुए थे। शरद पवार की तस्वीर अगर हम एक बार दिखाएंगे, शरद पवार वहां पर बैठे हुए थे। पी चिदंबरम, राम गोपाल यादव, शरद पवार और सुप्रिया सुले उस बैठक में पहुंचे थे। ये देखिए, और उनके पीछे बैठी है प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यानी कि ये तमाम नेता, ये तमाम पार्टियां, एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, ये सब बैठे थे एक साथ। क्यों? ममता बनर्जी का संबोधन था। ममता बनर्जी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में आज लॉन्च कर चुकी हैं और उस राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखते ही उन तमाम नेताओं को और पार्टियों को साथ लिया है जो 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। एक बार नजर डालते हैं उन पार्टियों पर। वो तमाम पार्टियां जो आज एकजुट थी ममता बनर्जी के साथ। कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल थी, कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना थी, समाजवादी पार्टी थी, एनसीपी वहां पर थी क्योंकि उसका प्रतिनिधित्व खुद शरद पवार कर रहे थे, शिवसेना वहां पर मौजूद थी, आम आदमी पार्टी वहां मौजूद थी। ये सारे दल क्योंकि संजय सिंह वहां पर पहुंचे हुए थे, आम आदमी पार्टी के सांसद, ये सारे दल ममता बनर्जी के साथ वहां पर नजर आ रहे थे। मैं आपको एक और चीज बताती हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में अगर टक्कर देनी है तो सबसे जरूरी है वो चेहरा जो प्रधानमंत्री को टक्कर देगा। अब राष्ट्रीय राजनीति में 3 ऐसे चेहरे हैं जिनकी चर्चा होती है, बाकी की चर्चा भी नहीं होती। 3 ऐसे चेहरे जिनकी चर्चा होती है 2024 में, जब हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर कौन देगा। सबसे पहले शरद पवार जो आज ममता बनर्जी की इस संबोधन को सुनने के लिए पहुंचे थे। विपक्ष में सबसे अनुभवी राजनीतिक खिलाड़ी हैं वो, क्योंकि बहुत समय से राजनीति में रहे हैं। कई बार उन्होंने एक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की, एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश, लेकिन हर बार वो विफल रहे हैं। इसमें तीसरे मोर्चा नेता बनने पर अभी सस्पेंस है। क्या ये सारे राजनीतिक दल शरद पवार को अपना नेता मानेंगे, उस पर सस्पेंस है। ना तो शरद पवार खुद कहते हैं कि वो इस तीसरे मोर्चे का नेता होंगे, लेकिन ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में 3 बार जीत चुकी हैं
और उससे उनकी दावेदारी बहुत मजबूत हुई है। बीजेपी को हराकर विपक्ष में उनका कद बढ़ा है, यानी वो विपक्ष के नेता जो कई बार एक साथ जुटे, लेकिन अब ममता बनर्जी क्या उनकी नेता बन रही हैं, विपक्ष का चेहरा बनने की क्या कोशिश कर रही हैं? क्योंकि आज की जो बैठक हुई उससे यही लगा। लेकिन ममता पर क्या सारे क्षेत्रीय दल अपनी मोहर लगाएंगे, उन्हें अपना नेता मानेंगे? इस पर सस्पेंस है। तीसरा चेहरा राहुल गांधी का। राहुल गांधी फिलहाल कांग्रेस में जो कला है, चाहे पंजाब हो, राजस्थान है, उसे ही निपटाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ट्विटर पॉलिटिक्स में ज्यादा सक्रिय मौजूदा समय में नजर आते हैं। उनकी सक्रियता ट्विटर पर आरोप लगाने में ज्यादा नजर आती है। और वहीं राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस है, उसका चेहरा है। लेकिन क्या विपक्षी दल राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे? उस पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसीलिए ममता बनर्जी की जो दावेदारी है वो सबसे ज्यादा मजबूत नजर आती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी वर्सेस ऑल 2024 में अगर होता है तो उसमें सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि वो चेहरा कौन जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है, जो ये जिसके नाम पर, जिसके दम पर जनता वोट देगी इस तीसरे मोर्चे को, इस थर्ड फ्रंट को। मैं शुरुआत करूं महाभारत की। मैं सीधे सबसे पहले शुभांकर जी आपके पास आ रही हूं। क्या ये सारे दलों की नेता आपकी नेत्री ममता बनर्जी होंगी? बात ये नहीं है सुचेता जी की इसकी पूरे गठबंधन की नेत्री कौन होगी। बात यह है कि सबको एक साथ होना पड़ेगा। दीदी ने एक बार भी नहीं कहा कि भाई मुझे नेता चुनिए, मुझे पूरा लीड करना, वही नहीं कह रही हैं। लेकिन हाँ, एकजुटता पर उन्होंने जोर दिया है और यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि अच्छा, इस बात को हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि एक जो लार्जर देन लाइफ इमेज जो हम लोगों ने बनाई थी प्रधानमंत्री जी की, वो 2014 से लेके 2021 तक वो छोटी होती चली आई है। हाँ। 2014 में जब आए थे तो उन्होंने यूपीए की कमी बताई और कहा कि देखिए मैं इनको पूर्ति करूंगा, बड़े बड़े वादे करके आए। जब वादे जब पूरे नहीं कर पाए तो 2019 में आके एक नया नैरेटिव हुआ कि क्या पप्पू को वोट दोगे? माफ करिएगा, ये लैंग्वेज था, ये नैरेटिव बनाया गया था कि पप्पू को वोट दोगे, यानी टक्कर किससे? उन्होंने अपनी छवि खुद अपने आप को पूरी बड़ी बना ली थी। शुभांकर जी, मैं आपके के सवाल से आगे बढ़ूंगी। शुभांकर जी मेरी बात सुनिए। आप जिनके बारे में जिक्र कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी या फिर कपीश जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी उन्हें अपना नेता मान लेगी? अगर मान लेगी तो मैं फिर अर्जुन जी से अगला सवाल पूछूं, आप उन्हें नेता मानते हैं? एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी अर्जुन जी कांग्रेस पार्टी है इन सब में, लेकिन उनके नेता को क्या विपक्ष नेता मानता है?